Good morning, class 12th. From today, we are going to start our next chapter, that is current electricity. And topic is not unknown to you. You are already familiar with this topic, current electricity. You have studied it in class 10th also. Okay. So we know that for electric current, we need a conducting material. And conductors are basically metals, aqueous solution of salts, and ionized gases. But here in this chapter, we will deal about the electric current in metals only. Okay, so this topic or this chapter is related to current electricity or the electric current in metals or in conductors. Okay, so first of all, electric current. We already know that in metals, what is the configuration? That electrons of outermost orbit are almost free to move within the conductor. ये चीज ध्यान रखें. कंडक्टर का स्ट्रक्चर क्या है? जितने भी सब्सटेंसेस हैं सभी के सेंटर में न्यूक्लियस है एंड दे आर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन रिवॉल्विंग इन सर्टेन ऑर्बिट्स. जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के क्लोज हैं दे आर स्ट्रांगली बाउंड एंड द इलेक्ट्रॉन्स हु आर फार फ्रॉम द न्यूक्लियस दे आर लूजली बाउंड. ओके, सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर ऑलमोस्ट फ्री टू मूव बट दे आर फ्री टू मूव विद इन द कंडक्टर ओनली. दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम कंडक्टर. They are free to move within the conductor. Okay, hence these electrons are known as conduction electrons or free electrons. क्योंकि कंडक्ट करते हैं इसलिए इनको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहा है. न्यूक्लियस से फ्री है, दैट इज बाय नॉन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. लेफ्ट ओवर आयंस, किसी भी एटम से अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो बाकी क्या बचेगा? एक पॉजिटिव आयन. पॉजिटिव आयन में कौन है? न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो दीज लेफ्ट ओवर आयंस दे आर बाउंड इन क्रिस्टल लैटिस. आप देखते हैं मैटर का जो फॉर्मेशन है वो मॉलिक्यूल से होता है और मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर के बने हैं और वो जनरली उनका जो एक अरेंजमेंट है किस टाइप से वो बाउंड है एक दूसरे से कनेक्टेड है, दैट इट फॉर्म ए क्रिस्टल लैटिस. ये आपने केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ा है. सो लेफ्ट ओवर आयंस आर बाउंड इन क्रिस्टल लैटिस क्योंकि न्यूक्लियस कहीं भी नहीं जा सकता. उस एटम से इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं इसलिए वो एक पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन ले लेता है. सो द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड. तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करें, सो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर का कैसा भी क्रॉस सेक्शन हो उससे पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है, दैट रेट ऑफ फ्लो इज नोन एज electric current. Okay, so we can classify the current into two parts. One is steady current. Steady current is associated with the steady flow of charges. आप रेट ऑफ फ्लो फाइंड करना है तो अगर ये रेट ऑफ फ्लो टाइम पर डिपेंड ना करे, मींस आप टाइम इंटरवल कम लें टाइम इंटरवल ज्यादा लें, जो फ्लो है वो सेम रेट से है. सो अगर सेम रेट से फ्लो हो दैट फ्लो इज नोन एज स्टेडी फ्लो और इसके कारण से जो करंट सेटअप होगी दैट इज नोन एज स्टेडी करंट. ए कांस्टेंट करंट इज नोन एज स्टेडी करंट. इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम इंटरवल देन करंट इज सेड टू बी स्टेडी. इन स्टेडी फ्लो चार्ज एंड टाइम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर चार्ज और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो चार्ज और टाइम का जो रेशियो होगा दैट विल बी कांस्टेंट. सो करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सो इट इज q by t. If q charge flow through conductor in time t, तो t टाइम में q चार्ज फ्लो होता है तो 1 टाइम में कितना होगा? q by t होगा. सो दिस इज इलेक्ट्रिक करंट. सो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू q by t. अब स्टेडी फ्लो में आप टाइम इंटरवल शॉर्ट लें टाइम इंटरवल लार्ज लें. टाइम इंटरवल स्मॉल लेंगे देन द नंबर ऑफ चार्ज विल बी स्मॉल. इफ द टाइम इंटरवल इज लार्ज नंबर ऑफ चार्ज विल बी लार्ज बट देयर रेशियो इज ए कांस्टेंट करंट. सो दिस करंट इज नोन एज स्टेडी करंट. Second is variable current, and whenever there is variable current the value of current is continuously changing. और उस समय हम किसी मोमेंट पर जो करंट होती है उसको हम किससे लिखते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट से. सो इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वेरीज विद टाइम देन करंट इज सेड टू बी वेरिएबल.
टाइम इंटरवल कभी आप चेंज कर दें, टाइम इंटरवल स्मॉल ले लें, करंट की वैल्यू कुछ और है, नेक्स्ट मोमेंट पर टाइम इंटरवल लेते हैं तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है, देन सच करंट इज नॉन एज वेरिएबल करंट. So in this condition, if small charge dq flow in small time interval dt, then instantaneous value of current is given by this expression. The instantaneous value of current is I limit delta t tends to 0. Instantaneous means just for in an instant, एक moment, और जो moment होगा उसके लिए time interval small होना चाहिए. Delta q is the small charge, delta t is the small time interval, and this small time interval is so small that it tends to 0. Okay, so it can be rewritten as dq upon dt. This is the first derivative of charge with respect to time, first order differentiation. Now already we know that q is equal to n into e, so you can say steady current I is equal to ne upon t. So here are two graphs, current versus time graph for steady current and for variable current. For variable current, the shape of current may be anything but not the straight line. In steady current, time varies but the current remains constant. Here time varies, both current and time both are varying. The magnitude of current, its direction may also change, because change should be there. If it is variable, change should be there. So time changes, and with respect to that, the value of or magnitude of current also changes. So this is very simple thing. Unit. The unit of electric current is ampere. This is SI unit. CGS unit is stat ampere. Now you can define 1 ampere. 1 ampere is 1 coulomb upon 1 second, as I is equal to Q upon T. Take Q as 1 coulomb and T as 1 second. So it is 1 ampere. So 1 coulomb charge is flowing through any cross section of conductor in 1 second, then current is said to be 1 ampere. तो अगर 1 सेकेंड में 1 coulomb चार्ज फ्लो होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन से, तो उस केस में करंट की वैल्यू क्या होगी? 1 एम्पियर होगी. ओके, सो अगर आप इसको स्टेट एम्पियर में चेंज करते हैं, देन 1 एम्पियर इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 स्टेट एम्पियर. नाउ इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट डू नॉट हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी. वायर को आप बेंड कर दें, किसी भी डायरेक्शन में लें, देन sum of current never follows the vector laws. It always follow laws of scalar addition. Means we can take algebraic sum, not the arithmetic sum. Algebraic sum में हम प्लस या माइनस गोइंग आउटगोइंग करंट और इनकमिंग करंट, ये साइन हम इंक्लूड कर सकते हैं, बट वी जनरली टेक द लॉज ऑफ स्केलर एडिशंस. सो वी जस्ट टेक algebraic sum, not the vector sum. वेक्टर सम में डायरेक्शन इंक्लूड होती है. डायरेक्शन मीन्स सिर्फ ऑपोजिट और सेम डायरेक्शन नहीं, किसी भी डायरेक्शन में है, थीटा एंगल भी है, तो भी हम उसके कंपोनेंट्स लेकर के डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं. सो इलेक्ट्रिक करंट इज प्योरली ए स्केलर क्वांटिटी एज इट फॉलोज द लॉज ऑफ स्केलर एडिशन. ओके, सो इट डू नॉट, its magnitude at a point do not depend on the direction, means at what angle the current is flowing. Next we must talk about direction of electric current. ये सबको डाउट होता है कि डायरेक्शन फ्लो तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो फिर पॉजिटिव क्यों? ये यूनिवर्सल कन्वेंशन है. बाय कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज वुड मूव अंडर द एक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन पर पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, द मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज is considered as direction of electric current. Now come to the metals. What about metals? In metals, positive ions are fixed at their positions. Positive ions अपनी position fix है. Only free electrons can move within the metal. क्योंकि यहाँ तो मूवमेंट करने के लिए कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन से सिर्फ वही मूव कर सकते हैं. सो इन मेटल्स इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण है. बट ये पता है, चलिए हम इसको एक सिंपल एग्जांपल से पढ़ लेते हैं. यू आर मूविंग इन ए ट्रेन. अगर आप रेफरेंस पॉइंट हैं तो ट्रीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, बट एक्चुअली यू आर मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो अगर हम किसी भी पॉइंट से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अगर हम देखते हैं, तो आप देखते हैं कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर हम इलेक्ट्रॉन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो पॉजिटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. सो मोशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस इन वन डायरेक्शन इज इक्विवेलेंट टू मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्जेस का, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का जो मोशन है, दे आर कंप्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर.
if negative charge is propagating in one direction, on in the other word positive charge is propagating in opposite direction. क्योंकि नेगेटिव के मूवमेंट से ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, तो नेगेटिव अगर फॉरवर्ड जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी. सो motion of positive charge is opposite to direction of motion of negative charges. Hence we can say the direction of electric current in metals is opposite to direction of flow of electrons in it. इलेक्ट्रॉन के फ्लो की जो डायरेक्शन है उसके जस्ट ऑपोजिट है. सो यू कैन सी दिस इज द कंडक्टर, एंड when positive and negative terminals are connected across two ends of conductor, electrons will move towards positive terminal. So this is the direction of flow of electrons. So direction of conventional current is opposite to direction of motion of electron. Okay, so this is all about direction of electric current. Now flow of electric charges in conductors. ये वेल नोन थ्योरी है और बहुत ज़्यादा कोई डेप्थ में कॉन्सेप्ट नहीं है. एक सिंपल सी थ्योरी है. कंडक्टर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, अभी तक हमने जिसको स्टडी किया है वही सब कुछ डिटेल में है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर बैटरी नहीं हो तो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं होती. ओके, नाउ वी नो दैट इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव न्यूक्लियस आर बाउंड टू ईच अदर एंड आर दस नॉट फ्री टू मूव. हम एक सिंगल एटम की बात करें तो सिंगल एटम में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं और सभी बाउंड हैं. न्यूक्लियस फिक्स पोजीशन पर है, सेंटर पर है एटम के, एंड इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस. एटम से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है. बट व्हेन बल्क मैटर इज फॉर्म्ड, आप किसी सब्सटेंस का जब फॉर्मेशन देखते हैं तो सब्सटेंस कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, और जब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और वो मैटर का जब फॉर्मेशन करते हैं, देन दीज मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड. इतना क्लोज है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हमारे लेवल के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंसेस है, नॉट द मैक्रो डिस्टेंसेस. सो दे आर प्रेजेंट एंड दे आर क्लोजली पैक्ड. इतना क्लोजली पैक्ड हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर नो मोर बाउंडेड विद द न्यूक्लियस. इवन रूम टेम्परेचर या स्मॉल एनर्जी पर भी वो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फ्री होते हैं फ्रॉम द बाउंडेशन ऑफ न्यूक्लियस. The electrostatic force of attraction on electrons of outermost orbit is very weak. outermost orbit के electrons पर जो interaction है वो बहुत ही weak है. So these electrons remain moreover free and can move freely within the metal. metal के अंदर वो freely move कर सकते हैं. The remaining positive ion are fixed at their positions. They keep vibrating at their position about their main position. हाँ, ये जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि हर पार्टिकल की एक एनर्जी होती है और उस एनर्जी पर वो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड थर्मल मोशन. एंड मोशन ऑफ आयंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. थर्मल मोशन है, जो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा. जितनी हायर एनर्जी देंगे उतना ही रैपिडली वो वाइब्रेट करते हैं. ओके, सो ड्यूरिंग मोशन इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द फिक्स्ड आयंस. अब इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो वो ऑब्वियसली वो विद इन द मेटल ही है, विद इन द लैटिस ही है, विद इन द सब्सटेंस ही है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करेंगे उनके पाथ में. ये फिक्स्ड आयंस हैं जो अपनी पोजीशन फिक्स हैं, तो वो इनसे कोलाइड करते हैं. कॉलिजन से क्या होगा, कॉलिजन के कारण, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स गुड, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन है तो इलेक्ट्रॉन जितनी वेलोसिटी से आता है उतनी ही वेलोसिटी से रिबाउंड होता है. मतलब एज ए रिजल्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट चेंज्ड, क्योंकि जो आयंस हैं वो तो अपनी पोजीशन पर फिक्स हैं, वो मूव नहीं करेंगे. इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अगर आप फॉलो करें तो इलेक्ट्रॉन जितनी वेलोसिटी से आता है उतनी ही वेलोसिटी से रिबाउंड भी हो जाता है. सो एज ए रिजल्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट चेंज्ड. नाउ ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मेटल ट्रेवल इन डिफरेंट डायरेक्शंस. अब अलग अलग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो कंटिन्यूसली कोलाइड कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शंस चेंज कर रहे हैं, हो रही है. तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल इलेक्ट्रॉन्स दे ट्रेवल इन डिफरेंट डायरेक्शंस. उनका पाथ क्या होगा, जिगजैग होगा, बिकॉज कंटिन्यूसली दे विल कोलाइड विद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट न्यूक्लियसेस. तो
एक मोमेंट पर कोलाइड करते हैं, नेक्स्ट मोमेंट पर फिर कोलाइड करते हैं, तो कंटिन्यूसली कोलिजन से उनका पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उनका जो पाथ है ओवरऑल पाथ वो एक जिगजैग पाथ होता है। नाउ इफ वी कैलकुलेट एवरेज थर्मल मोशन, अगर हम उस पूरे मोशन की एवरेज वेलोसिटी निकालें, then this average velocity of electrons is 0, means the number of electrons moving in left hand side, किसी भी मोमेंट पर हम कैलकुलेट करें कि लेफ्ट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और राइट साइड में इलेक्ट्रॉन्स कितने जा रहे हैं, then this average value is moreover equal, hence net motion of the electrons is 0। और इस सिचुएशन में there is no current in the metals, इसलिए नॉर्मली आप किसी कंडक्टर को अगर आप टच करते हैं तो आपको करंट एक्सपीरियंस नहीं होता। तो फिर करंट का सेटअप कैसे होता है, हमें पता है करंट का सेटअप करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप एट एवरी पॉइंट ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन पता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और जहां फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन भी होगा। सो दे कीप्स ऑन एक्सेलरेटिंग, लेकिन एक्सेलरेशन से तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ओके, सो दे कीप्स ऑन एक्सेलरेटिंग इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इन एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन इनडेफिनिट स्पीड गेन नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिर भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ही प्रोपेगेट करते हैं, एंड द रीजन इज फ्रीक्वेंट कॉलिजन्स। इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन होगा क्या, वो उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो आयंस हैं उनसे कोलाइड करते हैं। So due to frequent collision, these accelerated electrons cannot gain a large velocity in a particular direction. But फिर भी इस फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कीप्स ऑन ड्रिफ्टिंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फिर भी उस पर फोर्स लगता है और उसका डायरेक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग ही होता है। और ये किसके कारण होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये इसी टाइप से है कि आपको आइस पर एक पट्टी बांधकर कमरे में छोड़ दिया जाए और जो बाकी के स्टूडेंट्स है वो आपको डिफरेंट डायरेक्शन से पुश करें, लेकिन आपको फिर भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करना हो, तो वही सिचुएशन होती है इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, continuously they are colliding with fixed ions, their direction get changed, still they experience as a force and they tends to move in a particular direction। तो ये एक ड्रिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और इस ड्रिफ्टिंग के कारण ही इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये जो डायरेक्शनल फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का, इट सेट अप इलेक्ट्रिक करंट इन मेटल्स, और इसी के कारण मेटल्स में इलेक्ट्रिक करंट सेटअप होती है। ओके, सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक करंट गेट सेटअप इन कंडक्टर्स, और कंडक्टर्स में भी कौन, मेटल्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस वाज द इंट्रोडक्टरी लेसन। कल हम इससे आगे का पोर्शन स्टडी करेंगे, दैट विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ओम्स लॉ। हैव ए गुड डे।